तो आपको आज मैं एक चीज़ समझनी थी आई थिंक, है ना? आप क्या बोल रहे थे? 95% वाली कौन सी बात बोल रहे थे? 100% कौन सी बोल रहे थे बताओ? ये वाली 95% वाली। अच्छा, CRR जो है वो एवरेज बेसिस पर हर 2 हफ्ते के बेसिस पर, 14 दिन के बेसिस पर, इसी को फोर्टनाइट बोलते हैं ना, वो मेंटेन करा जाता है। सारे के सारे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू डेली मेंटेन अ मिनिमम CRR बैलेंस, यानी कि डेली उनको अपनी एवरेज रिक्वायरमेंट का 95% पार्ट जो है वो CRR बैलेंस के तौर पर रखना होता है मेंटेन। ये RBI ने बोल रखा है। एवरेज रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्या होती है? रिक्वायरमेंट क्या होती है बैंकों की? क्या रिक्वायरमेंट होती है? कहाँ खर्चा होता है बैंकों का डेली बेसिस पे? इन्वेस्टमेंट करनी है, लोगों के नए नए खाते खोलने हैं, और बड़े सारे चार्जेस वगैरह, या दूसरे बैंकों के साथ जो सेटलमेंट होती है, याद है, डेली बेसिस पे, इसके ATM से इतने पैसे निकाले, उसके ATM से उतने निकाले। ये जो एवरेज रिक्वायरमेंट होगी उसका 95% जो होगा वो CRR के बैलेंस के तौर पर रखना पड़ेगा डेली बेसिस पर। यानी कि बैंक कल को ये सोचे ना, आज में इस लाइन का मतलब बेसिकली ये है, ज़्यादा परेशान मत हो 95% को लेकर। बैंक कल को ये क्यों कर रखा है ऐसा? बैंक कल को अगर ये सोचे, दिमाग लगाओ आप सब, कि एकदम से कोई एक ऐसा कस्टमर आया जिसने श्रेया 50 करोड़ डिपॉजिट करवा दिए, अब बैंकों के हाथों में खुजली हो रही है, इस 50 करोड़ का क्या करो? फटाफट से लोन लेन कर दो। लेकिन RBI किस चीज़ से कंसर्न है? 50 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सबसे पहले क्या जरूरत है इसकी? प्रोटेक्शन, राइट? तो डेली बेसिस पर भी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू डेली मेंटेन मिनिमम CRR बैलेंस ऑफ 95% ऑफ द एवरेज रिक्वायरमेंट। उनकी जितनी एवरेज रिक्वायरमेंट होती है उसका 95% उसको उनको एक मिनिमम CRR बैलेंस उसका मेंटेन करके चलना पड़ता है, 95%। यहां पर एक ही स्टेप है सिर्फ, क्या कि फटाफट से वो किसी भी पैसे को क्या ना कर दें, उधारी की बेसिस पे, है ना, उधार ना दे दें। अब बात करते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में। कैश रिजर्व रेशियो हो गया। अब बात करते हैं SLR की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। It is a percentage of NDTL, net demand and time liabilities of scheduled commercial banks, जिसको RBI क्या बोलता है? RBI क्या बोलता है? नहीं, ये रहेंगे किसके पास? कैश रिजर्व रेशियो किसके पास रहता था? मतलब कैश रिजर्व रेशियो के तहत पैसा किसके पास रहता था? RBI के पास, इन द फॉर्म ऑफ कैश। और कितना कैश? मिनिमम ऑफ DTL, है ना? यहां पर इट इज अ परसेंटेज ऑफ NDTL, जो कि स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को किसके पास रखना है? खुद के पास। ये किस किस फॉर्मेट में हो सकता है? डिफरेंशिएट बिटवीन CRR एंड SLR। नंबर 1 डिफरेंस बताओ जल्दी। अंडर CRR बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू, किसके पास? RBI के पास, ठीक है। SLR के अंतर्गत किसके पास? खुद के पास। CRR में क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ DTL, यहां पर सर्टेन परसेंटेज ऑफ NDTL।
वहां पर किस फॉर्मेट के अंदर आरबीआई के पास पैसा रखना होता है? कैश। और कोई था क्या? देख लो, और कुछ था? नहीं नहीं, और कैश के अलावा और किसी फॉर्मेट में रख सकते हैं? नहीं। ब्याज मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब यहां पर खुद के पास रखने से किसी को ब्याज मिलता है? नहीं ना। आशमा, किताबों के बीच में अगर तेरे कोई मोर पंख है तो वो दो हो जाएंगे एक से? पक्का? कैश की फॉर्मेट में रख सकते हैं अपने पास गोल्ड विच इज वैल्यूड एट अ प्राइस नॉट एक्सीडिंग द करंट मार्केट प्राइस। उसकी वैल्यू निकाली जाती है कैसे प्राइस पर? जो कि करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा ना हो। फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत कुछ सिक्योरिटीज, सर्टेन डेटेड सिक्योरिटीज। अच्छा, डेटेड सिक्योरिटीज मतलब क्या? दे आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे जाकर क्या हो जाएंगे? एक्सपायर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर मार्केट बोरिंग प्रोग्राम, और कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो कि आरबीआई ने नोटिफाई कर रखे हो कि इस के तहत तुम अपने पास ये चीज रख सकते हो अंडर एसएलआर, या इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन कैसे? एसएलआर प्लस गोल्ड, एसएलआर प्लस कैश, कैश प्लस गोल्ड, कैश प्लस एसएलआर, या तीनों कैश प्लस गोल्ड प्लस एसएलआर सिक्योरिटीज। अब यहां पर एक चीज नोट करने वाली है, एक सेकंड। जो सिक्योरिटीज स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अगर एक्वायर करते हैं अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत, उसको एसएलआर सिक्योरिटी ट्रीट नहीं करा जाएगा। ये जो सिक्योरिटीज हैं जो कि आपको यहां पर बता रखी हैं, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाली सिक्योरिटी से अलग है। दोनों को अलग अलग विंडो में ही ट्रीट करके देखा जाए। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हमने पढ़ी थी जो कि होती है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी के लिए, जहां पर बैंकों को जैसे रेपो रेट में लोन जो है वो मिल जाता है, लेकिन क्या रखवाना पड़ता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास? कोलेट्रल। और वो कोलेट्रल क्या होता है? सम फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, राइट। अब अगर उन्होंने रेपो रेट के अंतर्गत कुछ सिक्योरिटीज अगर आरबीआई के पास रखवा रखी हैं, तो वो ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कुछ सिक्योरिटीज हम अपने पास रख लेते हैं सर, सेम सिक्योरिटी पे हमें लोन भी दे दो और हमारी एसएलआर की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ने सिक्योरिटी को रखवाकर आरबीआई के पास तब लोन उठाया था, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं ये कोई एक जीसेक है, कोई एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। इस सेम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, जिसका नाम मैं बोल रहा हूं आपके सामने, जीसेक XYZ, ये वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसका नाम है XYZ। इस XYZ को, जिसको उसने रेपो रेट के तौर पर यूज कर रखा है लोन उठाने के लिए आरबीआई से, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ने, उस सेम XYZ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यूज नहीं कर सकता। क्यों? ये क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने पास इतना इतना परसेंटेज ऑफ पैसा रखना है, जिसको आप एसएलआर सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपने जिस सिक्योरिटी को रखकर, गिरवी रखकर आरबीआई से लोन उठाया है, आप उसको अपनी तिजोरी की रिक्वायरमेंट जो है, जो आरबीआई इंपोज करता है आपके ऊपर, आप उसके अंदर नहीं रख सकते। आपने अपने किसी चीज के पेपर गिरवी रख रखे हैं पैसा उठाने के लिए, तो आप उसको 3-4 जगह गिरवी रख दोगे क्या? बताओ, 420 का केस नहीं बनेगा आपके ऊपर? ऐसा होता है कि आपने अपने घर के पेपर या कोई भी चीज़ जो है एक जगह पर गिरवी रख दी, फिर आप उससे 3-4 जगह से उठा लो कि भैया काम करो, आपका तो यार ब्याज उतर नहीं रहा है, मुझे वाला पेपर दे दो, मैं 3-4 जगह से और लोन ले लूँ ज़रा।
होता है ऐसा? यार हाँ, कौन हाँ कहते हो हैं? तो SLR कैन बी सीन एज अ मैकेनिज्म विच इज यूज्ड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जिसकी मदद से गवर्नमेंट को क्रेडिट मिल जाता है थ्रू परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रेंज ऑफ SLR जो होती है, इट इज प्रिस्क्राइब बाय द RBI, इट इज फ्रॉम 0 to 40%, मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, यस। कैसे भी, मतलब कैश, गोल्ड, SLR सिक्योरिटीज, या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को एक ऐसा तरीके के तौर पर यूज़ करा जाता है कि जिससे पैसा मिल जाता है सरकार को, कि जब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद लेते हैं। किससे खरीद लेते हैं भाई? किससे? RBI से। और ये सारे कैसे मेजर हैं? क्या क्या बैलेंस करने की कोशिश करी जा रही है इससे? नहीं, मनी सप्लाई, क्रेडिट सप्लाई। अब देखो आगे और समझ में आएगा भी। इन्फ्लेशन को अगर कम करना है, RBI SLR को इंक्रीज कर देता है। अगर SLR को इंक्रीज कर दिया तो क्या रिपरकशन होगा इसका? आराम से समझो जरा। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को क्या करना होगा? अपने डिपॉजिटेड अमाउंट का ज्यादातर पैसा किसके पास रखना पड़ेगा? RBI के पास, कि खुद की तिजोरी में? खुद की तिजोरी में। अगर RBI के पास रखते तो वो क्या होता? CRR। और वो सिर्फ रखना पड़ता किस फॉर्मेट के अंदर? कैश के अंदर। यहां पर क्या क्या ऑप्शंस हैं? कैश, गोल्ड, SLR सिक्योरिटीज, या फिर इन तीनों का कोई भी दो या तीनों का कॉम्बिनेशन, राइट? और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो सकती है। एंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ RBI डिक्रीज कर देता है SLR को। जनरली इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इट गो हैंड इन हैंड अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। यानी कि दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्फ्लेशन का डेडिकेटेड चैप्टर करवाया था, याद है? पूरी बात बताई थी मैंने ये वाली। ये सेम चीज रिपीट कर रहा है, इसके बारे में तो पूरा चैप्टर पढ़ रखा हमने एक लाइन के ऊपर, ये वाली, है ना? बट लॉन्ग रन के अंदर ऐसा नहीं हो पाता। पढ़ा था ना पूरी लेक्चर लिया था उसका, है ना? हमने उसके रीजंस भी देखे थे, कम से कम 7-8 लेक्चर बनाए थे उसके ऊपर हमने, उस पूरे चैप्टर में से सिर्फ इस एस्पेक्ट को डिस्कस करने के लिए। इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ साथ में चलती है। शर्या क्यों? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रही है तो GDP बढ़ रही है, तो चीज़ें महंगी हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, राइट? लेकिन वो इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या 2 वक्त की रोटी छीन जाए उनसे, है ना? लंबे समय के लिए अंदर नहीं चल सकता ये। आपकी फिर अफोर्डेबिलिटी पावर भी बढ़नी चाहिए, जो बढ़ नहीं पाती है। क्यों? इनकम क्योंकि इतनी स्पीड से कभी किसी की नहीं बढ़ती है। यस, परचेसिंग पावर। अगर बैंक फेल हो जाए, अच्छा CRR को मेंटेन करने में अगर बैंक फेल हो जाए तो क्या लगता था? पेनल्टी। अगले दिन फिर फेल हो जाए तो बैंक रेट, एक तो बैंक रेट की पेनल्टी प्लस 5%, और पहले दिन कितना? बैंक रेट की पेनल्टी के ऊपर 3%। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? हो जाएगा, धीरे धीरे करके लर्न करना है इसको। यहाँ ये लिखा हुआ है 3%, ये रहेगा 3% पर एनम अबव द बैंक रेट। शॉर्टफॉल अमाउंट कहते हैं ना इसको। अगर बैंक फेल हो जाए रिक्वायर्ड SLR को मेंटेन करने के लिए, देन इट इज लायबल टू पे पीनल इंटरेस्ट ऑफ
3% per annum above the bank rate on the shortfall amount. If the shortfall continues for next succeeding day, penal interest is to be paid at bank rate plus 5%. तो क्या मैं कह सकता हूँ CRR और SLR की पेनल्टी प्रोविजन सेम है? क्या अपनी तिजोरी में? हाँ मतलब यार वो तिजोरी चेक भी होती है, आप ये थोड़ी ना कहोगे हाँ मेरे पर रखा हुआ है। इसके प्रॉपर कागज बनते हैं। आप किसको घर के उसकी तरह समझ रहे हो कि नहीं रखा हुआ है? नहीं समझ गए ये चीज़? यूपीएससी सिर्फ क्या खिलवाड़ करेगा आपकी नॉलेज और आपके जज्बातों के साथ? कहेगा सीआरआर में इतना इतना फलाना फलाना पीनल इंटरेस्ट होता है, लेकिन एसएलआर में इट इज़ एट बैंक रेट प्लस 6%, 4%, 3%, ऐसा करके चेंज कर देगा उसको नेक्स्ट डे पर। हमारे लिए रूल क्या है? दोनों के लिए पीनल प्रोविजन फर्स्ट डे और नेक्स्ट सक्सीडिंग डे में कितना होता है? सेम, राइट? आगे बढ़े। इनिशियली जो रेट था एसएलआर का, इट वाज फिक्स बाय आरबीआई, जो आरबीआई ने फिक्स करा था, इट वाज क्वाइट हाई, 38.5% ऑफ एनडीटीएल 1991-1992 में 38%, 38.5%, देख रहे हो? लेकिन नरसिम्हन कमेटी और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से बोला सर ठुक जाएंगे बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं रहेगा, सेफ साइड रखने को बोलो लेकिन इतना भी मत डरवाओ। ग्रेजुअली रिड्यूस हो गया रेट ऑफ एसएलआर, लेकिन अभी भी काफ़ी हाई है, इट इज़ 18%। ये बेसिकली क्या है? आरबीआई के पास जो रखना होता है पैसा, वो तो होता है सीआरआर, है ना? अब यहां पर क्या है, जो एसएलआर है वो ज़्यादा इसलिए, जैसे बोला जाता है ना कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो, आपको खुद की जिम्मेदारी रियलाइज होनी चाहिए, ये ज़्यादा कर रखा है। क्यों? ग्राउंड लेवल पे तो सारा का सारा जो लोन वगैरह देना, बैंकिंग बिहेवियर को रेगुलेट करना, ट्रस्ट मेंटेन करना पब्लिक का, ये तो इन्हीं के हाथ में है ना। तो अगर कल को ये फॉल्टर होने लगते हैं उनकी तिजोरियों में, ये चीज़ होनी चाहिए। बड़े सारे बैंक जो फेल हो जाते हैं उनके साथ दिक्कत क्या होती है, वो अपनी बैलेंस शीट्स के अंदर हेरा फेरी कर लेते हैं कभी कभार, लेकिन अब आरबीआई उसके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, देखता है, टाइम टू टाइम क्रॉस चेक करता है। अब एक चीज़ हम पढ़ते हैं इसी कंटेक्स्ट में, MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। लेंडिंग रेट है मतलब, समझ में आ रहा है कुछ कि बैंक यहां पर इस रेट पर क्या करेंगे, पैसा देंगे लोन के तौर पर, राइट? MCLR बेसिकली क्या है? इट इज अ मिनिमम इंटरेस्ट रेट बिलो विच अ बैंक कैनॉट लैंड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बैंक किसी को लोन दे रहे हैं तो नहीं, बैंक अगर किसी को लोन दे रहे हैं तो मिनिमम से मिनिमम इतना ब्याज तो वो चार्ज करे ही करे, लेना ही है। मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है ये, जिसके नीचे बैंक नहीं दे सकते किसी को कोई पैसा लोन के तौर पर। ये कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। फुकरे देखी है? पहला पार्ट देखा है फुकरे मूवी का? बताओ। सबने देखी है? श्रेय फुकरे तो देखी होगी यार।
वो चर्सी जो होता है, जो सिलेंडर बेचने आता है उसको, उसी का सिलेंडर चोरी करके उसी दुकान पे, तो कहता है सरदार जी छोले भटूरे खिला दो, उसका बाप ऊपर से दाढ़ी बांध के गाली देता है, माई अवे तेरे बाप की शादी में आई है जो तू चर्सी को 50 रुपए की छोले भटूरे की प्लेट खिला रहा है। और जब हनी और चूचा उसको आइडिया दे रहे होते उसकी दुकान पे बैठ के, तो कहता है कितने हुए, बड़ा खुश हो जाता है कि पंडित मेरा पैसों का जुगाड़ करवा देगा, पेपर का पैसे लेकर। तो वो क्या कहता है, नहीं नहीं भाई कोई पैसे नहीं हुए। लेकिन जैसे उसका बाप कहता है हाँ भाई पैसे लिए से, तो वो कहता है हाँ भाई 26 रुपये हो गए। यही है सेम कहानी कि मिनिमम इससे कम में भाई मैं तुम्हें डिस्काउंट नहीं दे सकता। और उसी में पंडित की कहानी को जोड़ लो, वो कहता है ना मिनिमम पैसों की जुगाड़ करो, मिनिमम इतने इतने लगेंगे, कहता डिस्काउंट पे क्या डिस्काउंट दूं भाई। तो इससे कम ना हो पाएगा, ये हाथ जोड़ के बैंक कहते हैं, क्योंकि हमारे पापा जी ने बोल रखा है कि इससे कम में हम आपको नहीं दे सकते। ठीक है। RBI introduced the MCLR methodology for fixing interest rates from 1st April 2016। पहले चलता था बेस रेट स्ट्रक्चर, इसको रिप्लेस कर दिया, जो कि जुलाई 2010 से RBI ने इंट्रोड्यूस कर रखा था। MCLR रिक्वायर्स बैंक टू चेंज इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जो कि बैंकों को सहनी पड़ती है। इनके भी तो खर्चे वगैरह बढ़ जाते हैं कि नहीं बढ़ जाते, बताओ। उन खर्चों का निपटारा करने के लिए कॉस्ट नहीं बढ़ानी पड़ेगी मिनिमम ब्याज की, बताओ। आप अगर एक छोटी सी सड़क के किनारे रेडी लगाते थे, उससे होते होते 3 फ्लोर का आप खाने पीने की कोई दुकान जो है, बड़ा सा रेस्टोरेंट होटल आपने खोल लिया, आप उसके बाद चार्जेस नहीं बढ़ाओगे, वो 20 रुपए के छोले कुलचे बेचते रहोगे उस रेस्टोरेंट में भी अपने। ये एसी का बिल, इतने सारे वर्कर जो रख रखे हैं, बैठने की जगहें, पानी का बिल, ये सब कुछ ये निकल जाएगा उसमें, नहीं ना। तो जैसे जैसे आपकी मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अगेन इसका मतलब भी यही होता है, एडिशनल कॉस्ट जो बैंक को इनकर करनी पड़ती है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए, वो भी तो वसूलनी है, निकालनी है। तो उस हिसाब से ब्याज की दरें बनाता है बैंक। और ये कौन डिसाइड करवाता है? RBI, टू ऑब्टेन फंड्स। और जबकि जो बेस रेट था ना, इट वाज बेस्ड ऑन द एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड, कि हाँ जितना खर्चा है उसका एवरेज निकाल लो। लेकिन ये देखा क्या भाई, एवरेज से कुछ नहीं हो रहा है, ये तो नेगेटिव में जाती जा रही है हमारी P&L स्टेटमेंट, अकाउंट समरी। आप क्या चलता है, आप क्या यूज होता है? MCLR। तो क्या इसके अंतर्गत मैं ये बोल सकता हूं, अगर एक क्वेश्चन आ जाए कल को, एक स्टेटमेंट आ जाए, समटाइम्स बैंक डू नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट बाय लैंडिंग लोन्स, बताओ। बोलो स्टेटमेंट को। समटाइम्स बैंक्स डू नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट बाय लैंडिंग लोन्स। नहीं, लेना पड़ेगा। ये काम बंद का हुआ है श्रेया, मतलब ये तो एक कंसेप्ट है ना कि मिनिमम तो मतलब इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। हाँ, एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड जितना आ रहा है, हाँ ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो कि बैंक को इनकर कर रही है, लेकिन मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर क्यों जा रहे हो? मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ, समटाइम्स अ बैंक कैन लैंड लोन्स टू कस्टमर्स या कोई भी एंटिटी इंटरेस्ट फ्री। MCLR से ही इसका कंसेप्ट डिराइव होता है कि नहीं होता, बताओ। क्योंकि MCLR के अंतर्गत, समझ पा रहे हो श्रेया, RBI ने लगाम पकड़ रखी है। कुछ कॉस्ट तो आ रही होगी ना छोटे से छोटे बैंक को भी, अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह इनकर करने के लिए, बताओ।
हाँ दे दिया तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब इंटरेस्ट फ्री दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अगर इंटरेस्ट फ्री दिया तो वही फुकरे वाले जैसे सरदार का बाप वो पीछे से गाली देता उसको, तेरे बाप की शादी में है जो फ्री में उसको दे रहा है वो। तो कि ऐसे तो एक बार बताओ ना, बैंक के पास सिर्फ क्या आएगा वापस, प्रिंसिपल अमाउंट, और बैंक प्रिंसिपल अमाउंट लेने बैठे होते हैं बताओ, है ना। लेकिन यहां पर एक देयर इज अ कैच, लोन कभी कभार बैंक जो है वो इशू करते हैं इफ दैट लोन अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक्स फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट फिर ये कहती है कि हाँ भाई इंटरेस्ट फ्री लोन्स तुम दे देना, जैसे आपने देखा था ना स्टार्टअप्स को प्रमोट वगैरह करने के लिए कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत होता है। समझ रहे हो, इंडिपेंडेंट अगर आप बैंक्स की बात करो कि आप जाओगे किसी स्कीम के अंतर्गत एनरोल नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, बैंक आपसे लेगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ ब्याज मांगेगा, पहले तो ब्याज मांगेगा, वो तो छोड़ ही दो, कलेक्टर तो मांगेगा ही। आपकी क्या शक्ल देखकर पैसा दे देगा क्या, हाँ आइए सर कितना करोड़ बताओ, हिंदुस्तान का आदमी तो बहुत अच्छा है ना। तो ये एक टेबल है जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है, एंड दिस टेबल इज वेरी हैंडी। इससे प्रीलिम्स के ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जो कि अगर इस क्वांटिटेटिव टूल से अगर आ जाए एक ही बार में सारे सॉल्व हो जाएंगे और हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए CRR हो, SLR हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो, RBI क्या करता है, इन सबको इंक्रीज करता चलता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के केस में इनको सेल आउट कर देता है। ठीक है, उसके बाद इन ऑर्डर टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा बेचेगा किससे RBI, ये कौन खरीदेगा, शेड्यूल्ड गवर्नमेंट, वो मना कर सकते हैं हम नहीं खरीद रहे, हमें नहीं चाहिए। मतलब आप सोच के देखो, रियल लाइफ के अंदर आपको कोई जबरदस्ती कोई बाय करवा सकता है कुछ। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, यहां से तो महंगाई कम करने के लिए स्टेप है, इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर बूस्ट करना है तो CRR डिक्रीज, SLR डिक्रीज, रेपो रेट डिक्रीज, रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज, बैंक रेट डिक्रीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेकिन बाय करा जाएगा। किससे बाय करेगा RBI, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से। और वो मना कर सकते हैं कि अभी वो कह सकते हैं कि अभी तो हम नहीं बेच रहे। क्या बोलेगा RBI ऐसा, कुणाल आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, वो खुद देने आएगा। कहाँ पर, ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना कि आपको इतने पास अपना वो रखना है, उसको कम कर देगा। देखो ना पहले नरसिम्हा कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही तो ये चीज़ हुआ था, 38.5% था, अब जैसे जैसे 18% पे चल रहा है। हाँ ओके, SLR किसको रखना पड़ता है, पहले ये कंसेप्ट क्लियर करो दिमाग में। हाँ उसको खुद के पास के किसके पास, अपने पास। अब बोलो, अब जो भी बोलोगे सही बोलोगे, आप बताओ किसके अलावा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रिक्वायरमेंट है ना। इस रिक्वायरमेंट को अगर कम कर दिया, जैसे मैं आपसे बोल दूं यार जैसे एक बात बताता हूँ, आपका कुछ अमाउंट ना हमेशा सैलरी में से कट जाता है, ठीक है, जो कि सिक्योर हो जाता है,
हम IAS ऑफिसर्स हैं, सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स हैं। अब सैलरी उस पर लिखी आ रही है 1,15,000, हाथ में मिल रही है 90,000। अब कल को कोई ऐसा रूल आ जाए कि इन केस यू वांट आप 1,000 15,000 पूरी पूरी विड्रॉ कर सकते हो गई आपकी ग्रोथ प्रमोट? बताओ। अब तो आप बजट बना लोगे अपनी बीवी के कंधे पे हाथ रख के, डार्लिंग अब हर महीने 25,000 का तुम्हें कुछ दिलाया करूंगा एक्स्ट्रा। तो यहां पर बेसिकली क्या करा जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। क्यों? अब अगर SLR कम हो जाएगा, ध्यान से समझो मयूर, ठंडे दिमाग से, श्रेया सोचो इसके बारे में। SLR अगर कम हो गया तो अब कम पैसे रखने अपनी तिजोरी में, जो कि रिक्वायरमेंट के तौर पर है ना। अब वो पैसा भी एडिशनली लोन के तौर पर सर्कुलेट करा जा सकता है बैंकों के द्वारा, और लोन जब मिलेगा तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस ब्याज वापस आएगा। लोन किसको जाएगा? एंटिटीज को। किसके लिए? बिजनेस के लिए। बिजनेस से क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई इकोनॉमिक ग्रोथ? बताओ। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, हाँ एक चीज बता दूं, ये आंसर राइटिंग में मैं गलती कर चुका हूं और 0 मार्क्स मिले थे मुझे सही आंसर लिखने के भी इसी टॉपिक में। मैंने कहा सारी चीज़ें तो सही लिख रखी हैं, मैंने एक फैकल्टी से चेक करवाए थे। मैंने कहा आपने 0 क्यों दे रखे हैं? मैंने कहा ना स्पेलिंग एरर है ना कुछ है। मैंने पहले सोचा कि कंसेप्ट ऐसे, मैंने हर बड़ी में इधर से उधर लिख दिए, लेकिन सारे ठीक थे। मैंने उधर स्टेप्स लिख दिए थे, स्टेप्स टेकन बाय RBI टू रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ। अरे भाई ये नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है रिड्यूस इन्फ्लेशन। RBI इकोनॉमिक ग्रोथ को क्यों कम करना चाहेगा? वैसे बात कहने के लिए ठीक है, उन्होंने भी मुझे ये बोला था, लेकिन अगर आप ये सोचो, आप मुझसे कहोगे सर SLR अगर डिक्रीज हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन जब RBI SLR को इंक्रीज कर रहा है तो यानी कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर रहा है। अरे नहीं, वो इन्फ्लेशन को कम कर रहा है। टारगेट उसको, उसका महंगाई दिख रही है, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिख रही। अच्छा, महंगाई और इकोनॉमिक ग्रोथ साथ में लिंक है, अभी हमने पढ़ा, और इन्फ्लेशन के चैप्टर में तो हमने धूम मचाई है इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा। लेकिन ये हैंड इन हैंड लंबे समय के लिए नहीं चल सकते ना। समझ गए? तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। हम जब भी स्टेप्स लिखते हैं ना, आपको ये लिखना है कि स्टेप्स टेकन बाय स्टेप्स विच आर जनरली टेकन बाय RBI टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, डिक्रीज 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 और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय। अब आप उल्टा टेबल ये मत लिख देना स्टेप्स टेकन बाय RBI टू डिक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं, टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, टू डिक्रीज इन्फ्लेशन। कहीं आप ये लिखकर आ जाओ रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ, वो ब्लंडर है। अब कैसे याद रह गई मुझे ये वाली चीज़? क्योंकि उन्होंने मुझे 0 दिया था और उन्होंने बोला था मुझे कि ये चीज़ तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी जब भी तुम इस टॉपिक को पढ़ोगे। और देखो आज मैंने इसको पढ़ा, 4 साल बाद भी देखो ये क्लिक हो रहा है मेरे मन में, क्योंकि 0 मिले थे मुझे इसमें। जब आप कोई मेहनत करके कोई चीज़ में जब आपको बिल्कुल कुछ फल ना मिले ना, तो आपका ईगो हर्ट होता है, फिर आप कभी उसमें कभी एरर नहीं होने देते। अब एक बार के लिए अगर हम लोग देखें कैश रिजर्व रेशियो वर्सेस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये किसके पास रखा जाएगा? ये किसके पास रखा जाएगा? के पास खुद। मकसद क्या दोनों का? किसकी प्रोडक्शन? डिपॉजिटर्स की, ठीक है। बोथ द रिजर्व रिक्वायरमेंट टूल्स आर यूज बाय RBI कि मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर रेगुलेट करा जा सके। प्रोडक्शन तो है ही, लेकिन मनी सप्लाई को भी तो रेगुलेट करना ही है ना। CRR जो है इट इज मेंटेन्ड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स विद RBI एंड कैश, whereas SLR is maintained by scheduled commercial banks themselves in the form of cash, gold, even government approved securities। या फिर चौथी चीज ये लिखना भूल क्या? 1, 2 और 3, राइट। और ये डिफरेंस तो हम ये अभी हमें बता रहे हैं, हम तो इसको वैसे भी अभी पढ़ ही चुके हैं।
स्टेट्यूड कमर्शियल बैंक जो है दे आर एबल टू अर्न मनी वाइल मेंटेनिंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देख रहे हो, इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। आप कहोगे अभी तो आपने बोला था कि खुद के पास पैसे रखने पे ब्याज नहीं मिलता, लेकिन कैश और गोल्ड की तो कोई बात ही नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे तो मिलेगा ना। वेरे सीआरआर को जब ये आरबीआई के पास रखते हैं उस पर कोई ब्याज नहीं देता आरबीआई, और वहां पर ऑप्शन ही सिर्फ क्या रखने का, बताओ क्या क्या चीज रखी हुई इन्होंने उसके पास, आरबीआई के पास कैश। वैसे अगर लॉजिकली देखा जाए, जब भी अपना कैश अगर बैंक किसी के पास पार्क कर रहे हैं, और आरबीआई के पास ही करते हैं वैसे तो, लेकिन कोई अपना कैश किसी के पास पार्क कर रहा है, ब्याज तो मिलेगा ना, नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर एसएलआर में भी नहीं मिलना था। आई रिपीट माय वर्ड्स, एसएलआर में भी नहीं मिलना था, सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से मिलता है यहाँ पर। किसकी वजह से? जीसेक की वजह से। गोल्ड पे मिलता है क्या? कैश पे मिलेगा क्या? नहीं। ये सबसे कैचिंग फैक्ट है। कैश रिजर्व रेशियो इज शॉर्ट टू मीडियम टर्म टूल ऑफ आरबीआई, वेरेस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है मनी सप्लाई पे। तभी तो इतनी आसानी से बहुत ज़्यादा कम नहीं करता है आरबीआई से। देखो नरसिम्हा कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद भी 38.5% चलता था, 18% कर रखा, डबल डिजिट का कर रखा इसको। तो ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, देखो पिछले साल की बात है। %18 ऑफ एनडीटीएल। कवर हुआ अच्छे से? पहले बताओ, बोलो बोलो। ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म टूल है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का, वो लंबे समय का टूल है। यहाँ पर अभी तो देखा था हमने, जो आशिमा का डाउट था और एक दो लोगों का डाउट और था, फोर्टनाइटली बेसिस पर, डेली बेसिस पर ये तो मेंटेन करना ही करना है। लेकिन एसएलआर में एक ही बार आरबीआई ने लंबा डिजिट देकर छोड़ दिया 18%। जब इतना बड़ा डिजिट दे रखा है मेंटेनेंस का, फिर तो कोई सवाल जवाब ही नहीं उठता उसको कि छोटे छोटे समय के अंदर 14 दिन के अंदर 2 हफ्ते के अंदर उसको चेंज करने को बोले। ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।